नरेंद्र मोदी अपने आप में भारत पर एक पनौती है, खुद एक आपदा है, एक आपदा ला भी चुके हैं, लाखों की जानें ले चुके हैं, देश बर्बाद कर चुके हैं, कर्जे में डुबा चुके हैं, रुपए को रसातल में पहुंचा चुके हैं, महंगाई आसमान छुआ चुके हैं। यानी जितनी बर्बादी करनी थी नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है और कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए दिल्ली के चुनाव में वो प्रचार में कहते हैं कि मतलब मैंने कहा कि खुद पनौती और आपदा बन चुके नरेंद्र मोदी भारत के लिए आपको आपदा कहते हैं। मैं आपका पक्ष नहीं ले रहा हूं, आप भी वैसे आरएसएस के जरिए उन्हीं का भाई बंधु है, बात यह अलग है। लेकिन आपको आपदा वो कह रहा है आदमी जो खुद देश पर एक आपदा बन चुका है, देश के लिए पनौती साबित हो चुका है और पनौती बन करके, आपदा बन करके देश के सर पे बैठा हुआ है, देश को आदमी बर्बाद कर रहा है और उनमें राजनीतिक दम निकल चुका है। इससे भी साबित होता है कि अपने थर्ड ग्रेड विधूड़ी जैसे सांसद को गाली देने के लिए लगा रखा है। विधूड़ी कहीं से शायद वो चुनाव में खड़ा है, चुनाव लड़ने के लिए, उसने एक बड़ी घटिया बात प्रियंका गांधी को लेकर बोली, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। फिर उसके बाद उसने आतिशी को भी के नाम के लिए भी बोली, उसे भी दोहराना ठीक नहीं है। विधूड़ी से ही अगर पूछा जाए कि तेरा बाप कौन है तो विधूड़ी नहीं बता सकते बायोलॉजिकली, थियोरेटिकली बता सकते हैं, मां ने बताया है, नाम रखा है तो बता सकते हैं बाप कौन है, वरना तो बायोलॉजिकली तो नाम नहीं बता सकते विधूड़ी भी। तो दूसरों के बाप बदलने, नाम बदलने, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। खैर, गंदे आदमी गंदी बातें ही करते हैं और गंदे काम गंदी बातों के लिए ही लगाया गया है। सिर्फ यही नहीं, वो प्रियंका गांधी के लिए जो बात कही वो भी बहुत ही घटिया है। किसी समय लालू ने ये उदाहरण उन्होंने भी दिया कि लालू ने ये बात कही थी हेमा मालिनी के लिए, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हेमा मालिनी फिल्मी दुनिया से आती थी, वो अपने उसी सौंदर्य की ही कमाई खाती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वहां लालू का कहना था अगर और कहे थे तो उसे एक इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन प्रियंका गांधी उसमें से नहीं है। हेमा मालिनी से प्रियंका गांधी को जोड़ना गलत है और इस तरह से घटिया बातें करना, चाहे हेमा मालिनी के लिए भी हो चाहे प्रियंका गांधी के लिए भी हो, किसी के लिए भी इस तरह की बातें करना बहुत ही गलत है जो उसने कहा। अब उस ऐसे आदमी को क्या कहा जा सकता है? सार्वजनिक रूप से जूते मारने चाहिए ऐसे आदमियों को, लेकिन कौन मारेगा? सवाल यह है। मार तो सकता है, दूर से फेंक कर तो मार ही सकता है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ और मार रहा है, जूते ही मार रहा है, उससे क्या होने वाला है। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से कम उसकी अवमानना तो होगी। ऐसे आदमी को यह होना चाहिए। फिलहाल वो छोड़िए, उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन ये लोग काम पर लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी विधूड़ी को टिकट ही इसीलिए दिया है कि वो बदबू फैलाए और उस बदबू में दूसरे लोग अटके और नरेंद्र मोदी अपना माहौल बनाए। हारे हुए नरेंद्र मोदी संसद में वो आदमी विधूड़ी किसी सांसद को क्या क्या नहीं कहा, आतंकवादी, कटुआ, पता सारी सीमाएं पार कर दी थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, कोई कुछ नहीं बोला, प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं बोले। जो भी हुआ, फिलहाल अब वो विधायकी का चुनाव लड़ रहा है। इतना गंदा आदमी अगर, और इतने गंदे आदमी ही भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, नरेंद्र मोदी टिकट दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे ही लोगों को पसंद भी करते हैं, रखना भी चाहते हैं, क्योंकि बौद्धिक रूप से नरेंद्र मोदी भी वही है। अब उनके बुद्धि की क्षमता को अगर आप देखने जाएंगे तो आपको पता ही चल चुका है कि टेलीप्रॉम्प्टर पे किस तरह से अटक गए नरेंद्र मोदी। टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया तो चुप हो गए, साइलेंट हो गए, बोल ही नहीं पाए, एक शब्द भी बोल नहीं पाए। मेरे दोस्त, मैं नहीं समझता, एक साधारण इंसान, विद्यार्थी, मैं देखता हूं बच्चे भाग लेते हैं निबंध में और बोलते हैं, और लोगों को बोलते देखता हूं, बहुत से लोगों को राजनीतिक विषयों पर बोलते देखता हूं। कोई हाँ एक आध दो पॉइंट के लिए सामने चीट रख ले, वो बात अलग है, लेकिन
नॉर्मली वो बोल लेता है। और चलिए टेलीप्रॉम्प्टर रुकने के बाद तो जरूरत थी बोलने की, कुछ शब्द या कुछ लाइन तो बोली ही जा सकती है, लेकिन वो भी नरेंद्र मोदी नहीं बोल सके। इससे यह साबित होता है कि बौद्धिक रूप से नरेंद्र मोदी जीरो है, उन्हें कुछ भी पता नहीं है, जीरो है, किसी भी मामले में उनको जानकारी जीरो है। वो एक शब्द एक लाइन भी नहीं बोल सकते, नहीं बोल पाते, नहीं बोल पाएंगे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। कम से कम जब मंच से बात करने की हो, हां गाली गलौज जरूर कर सकते हैं, क्या क्या बोलते हैं वो सारी सीमाएं लांघते हैं। वो झारखंड में जाकर के लोगों को बोले तुम्हारी बेटियां ले जाएंगी, न जाने क्या क्या बोले हैं मेरे दोस्त, उस पर नहीं जाते क्योंकि वीडियो अनायास लंबा होगा। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी को इस तरह की राजनीति की जरूरत इस समय क्यों पड़ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद ये समझने लगे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अब इति होने वाला है, वो राजनीति से जा रहे हैं। बिहार की राजनीति से, बिहार में जो हो रहा है उससे, और नरेंद्र मोदी और नीतीश के बीच जो तनातनी चल रही है, ठनी हुई है, वो लड़ाई अब चरम पर पहुंच चुकी है। इसको इस बात से आपको समझना होगा कि नरेंद्र मोदी जब ये निश्चित हो चुका है कि या तो अब नीतीश रहेंगे और या तो राजनीति में, और या तो अब नरेंद्र मोदी, तो नीतीश अपने दम पर लड़ रहे हैं, यह मानना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के लिए लड़ने वाले बहुत से लोग हैं, पूरा सिस्टम है, देश का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, चुनाव आयोग है, उनकी अपनी पार्टी है, आरएसएस भी गाहे बगाहे नरेंद्र मोदी का साथ देने के लिए मजबूर हो जाती है। वैसे बिहार में इस समय नरेंद्र मोदी का साथ देने के लिए आरएसएस मजबूर है तो करती है, लेकिन यह लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इस बात को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि अब इस लड़ाई में अडानी भी सीधे कूद चुका है, अडानी इस लड़ाई में उतर चुका है। क्या, कैसे? मेरे दोस्त, नीतीश कुमार को निपटाने के लिए नरेंद्र मोदी प्रशांत किशोर को ठेका दे रखे हैं। आपको पता होगा प्रशांत किशोर एक दलाल है, पहले से वही काम करता रहा है, दलाली का, लोगों को जिताने का, लोगों को हराने का, जिसे आप अंग्रेजी में कह सकते हैं कि वो मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट या फिर पॉलिटिकल मैनेजमेंट के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन वो चलाता भी है, वो दलाली का ही धंधा है। शुरू में उसने अपना राजनीतिक नहीं, दलाली का कैरियर नरेंद्र मोदी के साथ ही शुरू किया था। पहले वो दलाली पर नरेंद्र मोदी को जिताने का ठेका लिया था, प्रधानमंत्री बनवाने का, जो भी, वहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। तो फाइनली अपने पुराने मालिक को भूला नहीं है, और हम समझते हैं कि जितनी जगह वो जाके आया है, जैसे कांग्रेस से दलाली की, सपा से, बसपा से, और हम समझते हैं दक्षिण भारत की भी कुछ पार्टियों से, जिसके साथ लिए वो काम किया, यहां तक वेस्ट बंगाल, तो जिनके साथ भी वो काम किया, वो दलाली का ही काम किया। और ये सब कुछ ये भी माना जा सकता है और सोचा जा सकता है कि ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही कर रहा हो सकता है, ये भी होगा। कहने के लिए तो नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया, अब इनके साथ हो गया, इनका साथ छोड़ दिया उनके साथ, लेकिन ये साठ गांठ भी हो सकती है, वो स्पाईवे का काम भी कर सकता है, कर रहा हो सकता है, क्योंकि उसके कार्य, उसने जो भी किया, जिसको भी बैकअप देने के लिए के नाम पर, राजनीतिक बैकअप देने के नाम पर जो काम किया, उसे तो मैं नहीं समझता कि उसके अपने बल पर जो सफलता मिली होगी, लेकिन ये तो उसे डुबाने का ही काम किया, चाहे जिस किसी के बारे में भी। और दूसरे को छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार के साथ ही प्रोजेक्ट किया गया, यहां तक कि सीधे कहा गया नीतीश कुमार को कि प्रशांत किशोर को रख लो नौकरी पे दलाली के लिए। नीतीश कुमार ने रख भी लिया, क्योंकि माई बाप तो बीजेपी माने मोदी ही थे। परिणाम सामने है, लेकिन अब इस समय नरेंद्र मोदी की ठेकेदारी में, नरेंद्र मोदी से ठेका लेकर नीतीश को निपटाने का काम कर रहा है। इस ठेके का भुगतान मैंने
यह बात कही कि अब इस लड़ाई में अडानी सीधे कूद चुका है, क्योंकि अडानी अपने हिडन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए प्रशांत किशोर को की फंडिंग कर रहा है। आरएसएस भी प्रशांत किशोर को हाईलाइट करवाने में या अपने काडरों को भेजकर भीड़ जुटाने में प्रशांत किशोर की मदद कर रहा है। अडानी पैसे से मदद कर रहा है, सीधे मैदान में उतरा हुआ है, आरएसएस भी लगा हुआ है। नीतीश के बाकी जो दुश्मन उनके अंदर रह करके वो भी अब सीधे मैदान में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी नीतीश लड़ रहे हैं। मैं नीतीश की प्रशंसा में कसीदे नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त, सच्चाई यही है और चल रही है ऐसा ही। लेकिन नीतीश वैसे भी आपको पता है बिन पेंदी के लोटे हैं। अब बिन पेंदी के लोटे वालों से थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे खुलकर कोई उन पर प्रहार नहीं करता, खुलकर कोई उनसे लड़ने के लिए उतर नहीं जाता। आज भी चुपकर ही लड़ाई चल रही है नीतीश और मोदी में, क्योंकि सामने कम से कम अगर नीतीश पाला ना बदलें, अगर नीतीश जो संभावना जताई जा रही है अगर वो ना करें, पलटी ना मारें, सरकार ना गिराएं, तो मोदी कहने लायक या कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाए। इतना गैप देकर के, इतना मतलब अंतर देकर ही लड़ाई चल रही है इन दोनों के बीच। लेकिन अब आर या पार की लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि यह तय हो चुका है अब कि अगर इस बार नीतीश पलटे, नीतीश बिना पेंदी के लोटे की तरह किसी भी तरफ लोटे, यानी अगर वो जेडीयू के आरजेडी के साथ जाते हैं, सरकार गिराते हैं, फिर से सरकार बनाते हैं, अगर इस तरह के कुछ परिवर्तन अगर बिहार में होता है तो इसका असर सिर्फ बिहार में नहीं रहेगा। यह इतना असाधारण बात नहीं है कि जिस तरह से नीतीश हर बार जाते थे और लेटर देते थे, पत्र देते थे, राज्यपाल को इस्तीफा देते थे, दोबारा फिर शपथ ले लेते थे, मुख्यमंत्री बन जाते थे, साथ ही भले ही बदल जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार चारों तरफ से, क्योंकि आपको पता होगा कि वहां का राज्यपाल भी बदल दिया गया और एक ऐसा राज्यपाल वहां लाया गया जो कि आप भी जानते हैं कैसा आदमी है, मैं नहीं कहूंगा। तो पूरी घेरेबंदी नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी इस समय कर रखे हैं कि या यूं कह सकते हैं कि खूंटे में बांध कर रखे हुए हैं कि कहीं से यह आदमी भाग न जाए, भागने के लिए जगह नहीं देना चाहते। और इसीलिए मैंने कहा कि अडानी को भी उतार दिया, आरएसएस भी अब प्रशांत अडानी भी उतर गया पैसा लेकर, प्रशांत किशोर के जरिए प्रशांत किशोर की फंडिंग अडानी कर रहा है, आरएसएस अडानी प्रशांत किशोर की मदद कर रहा है। इधर प्रशांत किशोर को हाईलाइट मिल रहा है मीडिया से। मेरे दोस्त, अगर मीडिया प्रशांत किशोर की नौटंकी को, ड्रामेबाजी को झूठ के साथ, मतलब उनके पक्ष में झूठ बोलकर, जैसे अभी आपको पता होगा कि कल रात को कहीं थप्पड़बाजी हुई, तो थप्पड़ लगा भी नहीं, लेकिन मीडिया थप्पड़ लगा दिखा रही है। यानी प्रशांत किशोर को बिल्डअप दिया जा रहा है, नेता बनाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। और यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार से निपटा जा सके। एक लंबी लड़ाई, नीतीश कुमार फिर भी लड़ रहे हैं, विश्वास उन पर नहीं किया जा सकता वो क्या करेंगे, लेकिन अपने तरीके से, अपने तरफ से तो लड़ ही रहे हैं। मेरे दोस्त, अब बात आती है कि क्या इस लड़ाई में नीतीश कुमार जीतेंगे या नरेंद्र मोदी जीतेंगे। नरेंद्र मोदी के साथ बहुत से लोग खड़े हैं, पैसा है, पावर है, ताकत है, सरकार है, सब कुछ है। और जो भी वहां हो रहा है, विद्यार्थियों के साथ जो दुराचार हुआ, मतलब उन पर अत्याचार हुआ, वो सब भी सोची समझी साजिश के तहत नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि इस हार जीत में सिर्फ बिहार दांव पे नहीं लगा है, यानी बिहार में कोई परिवर्तन होगा बस उतने से बात खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर नीतीश कुमार जीते, नीतीश कुमार पलटी मारने में कामयाब हो गए, नीतीश कुमार पलटी मारने के बाद उनकी पार्टी उनके साथ रही, नीतीश कुमार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो गए, यानी नीतीश कुमार अगर कामयाब हो गए तो नरेंद्र मोदी की सरकार गई, केंद्र सरकार गिरी। कहने का मतलब यह सिर्फ बिहार का खेल अब नहीं रह गया, यह खेल अब दिल्ली,
से हो भी रहा है और दिल्ली का बन चुका है। अगर नीतीश पलटी मारे और सफलतापूर्वक पलटी मारे तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिरनी तय है। यह पूरी तरह से तय हो चुका है। नरेंद्र मोदी 20 मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को न्योता इसलिए नहीं दिया क्योंकि ट्रंप को पता है कि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। 20 जनवरी तक तो वो प्रधानमंत्री ही नहीं रहेंगे, तो उन्हें बुला करके क्या फायदा। ये परसेप्शन नहीं है, ये आकलन सिर्फ नहीं है, ये यही सच है और ये होगा, ये मान के चलिए आप। लेकिन हार और जीत किसकी होती है अभी अगर यहां देखा जाए तो इतने दबाव के बावजूद, इतना खेल होने के बाद भी नीतीश सामने हैं और अड़े हुए हैं और अभी तक तो टिके हुए हैं। अगर नीतीश को हटाना, नीतीश को गिराना, नीतीश को तोड़ना और जेडीयू की पार्टी मतलब जेडीयू को तोड़ना, विभाजन करना महाराष्ट्र की स्टाइल में अगर आसान होता तो अब तक हो चुका होता। ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है नरेंद्र मोदी से या आरएसएस से या उनके दलालों से। इसीलिए प्रशांत किशोर को सामने करके एक छद्म लड़ाई लड़ी जा रही है नीतीश कुमार से, डिरेल करने के लिए उनकी सरकार। विद्यार्थियों को उकसाया जा रहा है, विद्यार्थियों का इस्तेमाल किया जा रहा है एक माहौल बनाने के लिए कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके, यानी सरकार को भंग किया जा सके। इस तरह की योजना पर काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी नीतीश से निपटने के लिए। क्या होगा यह आगे एक दो दिन में या कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी की राजनीति स्वाहा हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इसे अब नरेंद्र मोदी को ही देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी बोलचाल, पार्टी पर उनकी पकड़, लोगों का उनका विरोध, जो भी हो रहा है वो आप देख रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली में, बात दिल्ली की करें, दिल्ली के चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं। लेकिन आपको पता होगा कि किस बेदम तरीके से, वैसे भी बोलने के लिए नरेंद्र मोदी के पास कुछ है नहीं, दूसरों को गाली देने के अलावा, दूसरों को बुरा कहने के अलावा नरेंद्र मोदी के पास अपना ऐसा कुछ नहीं है जिसको आगे रखकर, जिसको दिखाकर, जिसको सामने करके जनता से वोट मांग सके। उनको तो दूसरों की बुराई दिखाकर ही जो हासिल कर सकते हैं करें। इसीलिए नरेंद्र मोदी एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह दिल्ली में इस समय लगे हैं। शायद 2 रैली भी हो चुकी है।